नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज आप सबको हमने शेयर किया था पोस्ट कि आप डॉक्टर गुलरेज शेख से डायरेक्ट सवालात करेंगे, इसलिए मैंने अपने सवालात पहले ही बहुत लिमिटेड किए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं तेजी से हमारे सराउंडिंग, हमारे इन द सेंस की भारत के सराउंडिंग तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, तालिबान कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका है और आज कतर और टर्की ने एक तरह से एयरपोर्ट को भी कवर अप कर लिया है। कल आखिरी अमेरिकी सैनिक भी वहां से जा चुके हैं। तो हम तालिबान पर बात करेंगे, अफगानिस्तान पर बात करेंगे, साथ ही चाइना रोड और ट्रेन के रास्ते से भारत के नजदीक हिंद महासागर तक पहुंच चुका है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख से। आप सीधे वार्तालाप भी कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के दौरान ही अपना स्टूडियो एंटर का लिंक आपको शेयर भी कर देंगे, हमने फेसबुक पे भी साझा किया है। तो प्रोग्राम की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अभी हाल ही में जो मोहम्मद मसूम स्टेनकज़ई का जो स्टेटमेंट आया है कि वो भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों एक मंच पर आएं, और हाल ही में कतर में हमारे भारत के एम्बेसडर दीपक जी से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो क्या भारत स्टेनकज़ई पर भरोसा कर सकता है? और इसके साथ साथ हम आगे बातचीत करेंगे कि विपक्ष ने सरकार पर हमला भी तेज कर दिया है इसी उस पर कि जब भारतीय राजदूत तालिबान से मुलाकात कर ही रहे हैं तो भारत की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी तरह के सवालात को कंटिन्यू करेंगे, पर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या हमें मोहम्मद मसूम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये जो बंदा है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें आप। ये शायद 20 या 22 साल का जब था तब उस समय इंडियन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में इसने पढ़ाई की है, और उसके बाद ये वापस अफगानिस्तान गया। फिर जो कुछ भी है हमारे सामने है, ही बिकेम अ हार्ड कोर तालिबानी। और कुछ हलकों में तो ये भी माना जाता है कि ये डबल एजेंट है, ये आईएसआई का भी एजेंट है और डेफिनेटली तालिबानी भी है। तो ये कई जगहों पर जुड़ा हुआ आदमी है। अब आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या इस पे भरोसा करना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी में मनु किसी पे भी भरोसा नहीं किया जाता। बात सबसे कर सकते हैं, निगोशिएट और डील सबसे कर सकते हैं, लेकिन भरोसा केवल अपने आप के अलावा, अपने देश के अलावा किसी फ्रेंडली नेशन पर भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत दूर की बात है। इसको शायद नाम दिया था, जब इंडिया में पढ़ता था इसको शेरा बोलते थे। जो जितना मैंने इसके बारे में पढ़कर समझा है, पढ़कर और कई चैनल्स पर भी देखा है इसके विषय पर, तो इसको शेरा कहते थे। और आप शेरा क्या किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये कहूं कि हम जो बाइडेन पे भी विश्वास नहीं कर सकते, हम इजराइल के प्रेसिडेंट पे भी, प्राइम मिनिस्टर पे भी विश्वास नहीं कर सकते। आप विश्वास अपने अलावा किसी पर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कोई चीज परमानेंट नहीं होता। अपना नेशनल इंटरेस्ट ही जो परमानेंट सी गेन करता है। अब इससे बात करना एक चीज होती है। देखिए, ऑपोजिशन जो भी कह रहा है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं अभी राजनीति से परे जाकर देश नीति की बात कर रहा हूं। तीन चीजें होती है मनु। एक होती है किसी से बातचीत करना, दूसरी होती है किसी को एक्नॉलेज करना, और दूसरी चीज होती है एक्नॉलेज करना, तीसरी चीज होती है कि उसको सच में मान्यता देना। एक होती है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देना, और एक होती है सचमुच उसको मान्यता देना, बोनीफाइड एंटिटी मानना। तो बात करना तो किसी में भी नहीं आता है, बात करना तो एक्नॉलेजमेंट में भी नहीं आता है, ना रिकॉग्नाइजेशन में आता है। तो बात उससे होती रहती है डिप्लोमेटिक हलकों में। तो उसको उसी तरह से ले। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है भारत को अपनानी चाहिए, और दिख भी ऐसा ही रहा है कि भारत अभी ठहरो और देखो की नीति पर काम कर रहा है। अभी बहुत धूल और सेटल होनी है। मैं कहता हूं कि 6 महीने रुकें। 6 महीने में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो बातें हुई उसकी चीजें जो सामने आ रही है कि हमने एक तो हमारे लोगों की सेफ्टी की बात की है जो वहां पर हैं, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है उनकी सेफ्टी की बात है। तो यह तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, उसके ऊपर किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। हमारा एक भी बंदा वहां पर है तो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी और उसकी वेलबींग जो है वो भारत सरकार का कर्तव्य बनता है। कोई बहुत एहसान नहीं कर रही है सरकार, तो सरकार को ये करना भी चाहिए और इस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने जो आतंकवाद के विरोध में बात की है वो हमारे राष्ट्रहित में जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत कर रहे हैं, और अभी भी हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। कोई हमने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है, किसी तरह का नहीं दिया है। जस्ट बी रियलिस्टिक।
तो भारत जो है वह रियलिस्टिकली जो भी टेकल करना है चीजों को, सिचुएशन को, वह कर रहा है और करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमको हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखना है, ना कि हम दूसरों को खेलने का ग्राउंड देंगे, और ना ही हम कोई बहुत ज्यादा अपने जो एथिक्स है, मॉरल्स है, उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरे देश करते हैं कॉम्प्रोमाइज, हम तो वो भी नहीं करते और ना हम करेंगे। तो मुझे नहीं जी लगता डॉक्टर कि कोई साहब। बहुत बड़ी बात है। करना चाहिए, बात करना चाहिए। जब समय आएगा तब निर्णय लेगी भारत सरकार की एक्नॉलेज करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है। वो उनके कर्तव्य के ऊपर डिपेंड करेगा। जी डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में जो बयान आया है, शिवसेना सांसद जो हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी हमला बोला है, एक तरह से ट्वीट भी किया है उन्होंने कि तालिबान जो है आतंकी संगठन है। क्या यूएन से भारत इसे हटाने की में मदद करेगा? ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है, ये ट्वीट उनकी है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यूएनएससी के अध्यक्ष के तौर पर भारत जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो तालिबान को किस कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, भारत भारत ने अभी तक कौन सी बयानबाजी की? आप ये बताएं कि भारत सरकार का यदि आप कार्यशैली देखें 15 अगस्त से लेकर अभी तक, तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। केवल यही कहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो और हमने ये कहा है कि वहां पर माइनॉरिटीज, विमेन की जो मानव अधिकार हैं, उनपे कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा है कि अफगानिस्तान की जो भूमि है वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जिसको हम सही नहीं ठहराएंगे, या जिसको कोई भी गलत ठहराएगा, या किसी को पीड़ा हो? हमने डिप्लोमेटिकली बहुत समझदारी के स्टेटमेंट दिए हैं, और इसी को कहते हैं वेट एंड वॉच करना। भारत सरकार की जो नीति साफ साफ देखिए मनु, मैंने जब भारत सरकार ने ये कहा था, विदेश मंत्री ने, कि वेट एंड वॉच वाली बात आई थी, उसके पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, और वही चीज भारत सरकार ने भी की, और मुझे लगता है वही सही है। वो क्यों कहता हूं मैं? देखो, अभी 6 महीने रुको, थोड़ा जिसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा तेल देखो, तेल की धार देखो, उसके बाद सब होगा। अभी ये नहीं पता हमको कि आईएसआई ने तालिबान के अंदर कितने फ्रैक्शन बना रखे हैं। और जो आईएस केपी, खुरासान प्रोविंस कहा जा रहा है आईएसआईएस को, मैं उसको आईएस केपी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वो आईएसआई केपी है। क्योंकि उसमें आप जो बैड गाइज जो हैं, तो दे आर ऑल डर्टी पीपल। और वो जो डर्टी पीपल हैं वो लश्कर जानवी के हैं, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं। और उन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसने बनाया? वो तो आईएसआई का ही स्टूज ऑर्गेनाइजेशन है, और वही लोग चले गए आईएसकेपी के नाम पर, इसलिए मैं आईएसआई केपी कह रहा हूं उसको। तो उसमें कितने दरार आएंगे उनकी, और उनको क्या आईएसआई केपी को तालिबान के खिलाफ कोई टूल की तरह आईएसआई यूज करेगी कि ठीक है हम आपको आईएसआई केपी से बचाएंगे, आप हमारे लिए ये करो? तो उसको भी क्या एक निगोशिएटिंग टूल की तरह पाकिस्तान यूज करेगा तालिबान के खिलाफ? वो तालिबान को इस खिलाफ इस तरह से यूज करेगा, तो तालिबान की प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिक्रिया क्या होगी? फिर आज जो एक खबर चल रही है, अभी तक पुष्ट नहीं आई है वो भी, कि सिराजुद्दीन हक्कानी को वहां का गृह मंत्री बना रहे हैं। आप सिराजुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो प्योरली आईएसआई का बंदा है। और ये जो हक्कानी नेटवर्क है, उससे तो मुझे लगता है कि तालिबान के नेता भी, जो बड़े नेता है, वो भी डरते होंगे, क्योंकि दे आर वेरी फेमस फॉर असिसिनेशन, और असिसिनेशन भी मानव बमों को यूज करके। तो हो सकता है कि एक वर्चस्व की लड़ाई, चाहे मुल्ला बिरादर के बीच में, या मुल्ला उमर के लड़के के बीच में, और हक्कानी के बीच में भी रहे, और ये सब फैक्शंस भी कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़े हैं। तो आईएसआई अपने खुद के लोगों के बीच में भी फ्रैक्शंस विद इन द फ्रैक्शंस क्रिएट करता है, और उनसे प्ले करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। तो उसमें कितने ग्रुप बनेंगे? हो सकता है कि 8-10 ग्रुप है। इसमें अभी 3 ही बता रहा हूं आपको, कि मुल्ला उमर का बेटा भी एक ग्रुप हो सकता है, मुल्ला बिरादर भी हो सकता है, और हक्कानी का भी एक ग्रुप तालिबान के अंदर हो सकता है। फिर एक बात और भी याद रखो मनु, इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि हो सकता है कि अगले 6 महीने के बाद अभी जो तालिबान के लीडर, चाहे हम कह रहे हैं कि फेस वैल्यू पर भी जो मॉडरेट वाणी को इख्तियार कर रहे हैं, मॉडरेट शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको ओवरथ्रो करने के लिए विद इन द तालिबान हार्ड एलिमेंट्स हो।
तो आप ये बताएं, आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति में डिवाइड एंड रूल करके खेलने के लिए कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी थोड़ा सा 6 महीना रुको, देखो क्या हो रहा है। विदेश नीति कभी खत्म नहीं होती। कोई ये कहता है कि अरे वो तो अफगानिस्तान की सरकार थी, वो गई, अब भारत लॉस्ट इट एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता। डिप्लोमेसी जो होती है वो नेवर एंडिंग गेम होती है और हमेशा चलती रहती है। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, भारत की जो एजेंसीज है ना, हमारा इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है और काउंटर इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है। जी डॉक्टर साहब, आप अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे राम जी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं। राम जी, आप डॉक्टर गुलरेज शेख से डायरेक्ट सवालात पूछ सकते हैं। आज के सब्जेक्ट पर मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में ही ब्रीफ किया था, तो अब स्टेज आपके पास है सर। जय हिंद राम जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। ये जो चीन की मतलब जो हम उसको लाते हैं, चीन, तालिबान, पाकिस्तान, इन सबको इकट्ठा करके लाते हैं। जहाँ तक चीन का सवाल है, ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिना किसी फायदे के तो ये कोई इन्वेस्टमेंट करने से रहे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में शायद चाइना ये समझता है कि वो फंसा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ भारत के खिलाफ जो भी कुछ उसका प्रोपेगेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो ये मतलब सारे मिलके कोई एक ही एजेंडा पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? क्या इन सबका कोई एक ही एजेंडा है या इनके हर एक अलग अलग एजेंडा है? नहीं, सबका एक नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान का तो शुरू से एक ही एजेंडा रहता है, डेट इज एंटी इंडिया रेटोरिक और एक्शन जो है उनकी, और वो ही उनके फेल स्टेट बनने की सबसे बड़ी एक रीजन भी है कि जिस प्रकार से उनका दिमाग एक ही तरफ रहा है हमेशा, उसने उनकी सारी प्रोग्रेस को रोक दी है, उनकी इकोनॉमी को शटर कर दिया है। लेकिन चाइना जो है ना, चाइना के मल्टीपल वहां पर टारगेट्स थे। हो सकता है एक टारगेट इंडिया के खिलाफ भी उसमें हो, लेकिन उसको अपने शिंजियांग को भी बचाना है। इस बात को मत भूलिए कि जो बखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, वो चीन से लगभग 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और चीन से कहां करता है? शिंजियांग में। और शिंजियांग का आपको पता है कि चीन बहुत ज्यादा शिंजियांग के लिए केयरफुल रहता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है वहां पर। तो अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर नहीं पहुंचे। चीन पहली बात तो ये चाहेगा। फिर चीन जो है वो एक नियो कैपिटलिस्ट पावर भी है और साथ में नियो इंपीरियलिज्म भी करता है। वो दोनों का मिक्सचर चलाता है, नियो इंपीरियलिज्म का और नियो कैपिटलिज्म का। तो उसका डेफिनेटली ध्यान है कि वहां के खनिज पदार्थ पर। लेकिन चीन इतना मूर्ख नहीं है जो लोग सब कह रहे हैं ना कि वहां पर $3 ट्रिलियन से ज्यादा का वहां की भूमि में रेयर अर्थ है, कॉपर अलग है, दूसरी चीजें अलग हैं, गैस अलग है। इन सबको ऐसा नहीं है कि इट्स अ केक कि वहां से निकाल लेगा और खा लेगा चीन। चीन जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती। और कहीं ना कहीं चाइना उस चीज स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान पर भी निर्भर करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी इजीली वहां चाइना को उसका इन्फ्लुएंस भी गैदर करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि अगर अफगानिस्तान में चाइना की पूरी रीच बन जाती है और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो फिर आप ये मान के चलो कि जो चाइना का, जो पाकिस्तान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कभी पूरा हो पाएगा, अगर अफगानिस्तान ठीक हो गया तो भी वो चाहता है कि वो मिनरल्स का सऊदी अरब बन जाए बाय एक्सप्लॉइटिंग द अफगानिस्तान। तो वो हो नहीं सकता। दूसरा, पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि चाइना उस पर डिपेंडेंट रहे। और चाइना कब डिपेंडेंट रहेगा उसके ऊपर? जब चीनियों पे हमला हो या वहां कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी हो। तो अभी ये बोलना बहुत जरूरी, जल्दबाजी होगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि चाइना वहां से खनिज निकाल लेगा, ये करेगा, विदाउट स्टेबिलिटी नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट। ये बात अलग है। मैं हमेशा एक बात मेंटेन करता चला हूं कि अगर चाइना नियो इंपीरियलिज्म की तरह अफगानिस्तान को ट्रीट नहीं करे और उसको तालिबान को वो एक अफ्रीकन वॉरलॉर्ड्स की तरह ट्रीट करे, क्योंकि अफ्रीका में जो खनिज को वहां पर उसने एक्सप्लॉइट किया है वो वॉरलॉर्ड के थ्रू बड़ी खूबसूरती से किया है, तो हो सकता है कि चाइना वहां से कमा के निकले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसमें भी कहीं ना कहीं भारत का हित है। हालांकि चाइना पैसा कमाए हमको अच्छा नहीं लगेगा ये, लेकिन यदि चाइना वहां इन्वेस्टमेंट डालता है तो स्टेबिलिटी करता है, स्टेबिलिटी करता है वहां पर, तो इसका मतलब ये है कि टेररिज्म पनपने नहीं देगा। क्योंकि यदि टेररिज्म पनपता है तो ना वो अपना इन्वेस्टमेंट संभाल पाएगा, ना शिंजियांग को काबू कर पाएगा, वो शिंजियांग में उसका इन्फ्लुएंस जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए वो भी कोई
खराब चीज नहीं है, क्योंकि वहां की भूमि पर पाकिस्तानी डोमिनेटेड, पाकिस्तानी आईएसआई इन्फ्लुएंस टेररिज्म नहीं हो, हम ये चाहते हैं। तो अगर चाइना वहां निवेश करता है, वो कुछ कमा रहा है, तो कम से कम उससे ऑटोमेटिकली भारत का एक मकसद हल होता है कि वहां पर आतंकवादी कैंप्स नहीं खुले, क्योंकि आतंकवादी कैंप खुलते हैं तो पाकिस्तान उसको कश्मीर की तरफ भी डाइवर्ट करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, आईएसआई कोशिश करेगी। और मैं ये भी कहता हूं कि यदि तालिबान की डिपेंडेंसी चाइना पर ज्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो वो भी कोई इतना बुरा नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं कि चाइना हमारा दुश्मन है और फाइनली लड़ाई तो हमारी उससे होनी है, लेकिन चाइना से फिर भी आप कुछ चीजों पर निगोशिएट कर सकते हो, लेकिन आईएसआई से नहीं कर सकते। और आईएसआई और आर्मी, वहां पर कोई सरकार तो है नहीं, जो भी करते हैं वो आईएसआई और आर्मी ही करते हैं। और अभी जो आईएसआई का बॉस बैठा है, वो तो पहले वहां का जो पॉलिटिकल ऑफिस था आईएसआई का, वो देखता था। तो आप समझ सकते हो कि अभी कैसी स्थिति है पाकिस्तान में। आईएसआई इज हैविंग कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑन इमरान खान गवर्नमेंट। तो मैं सोचता हूं कि यदि वहां स्टेबिलिटी चाइना लाता है और तालिबान को पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से निकालता है, तो जो टेररिज्म है कश्मीर में वो नहीं पनपेगा। क्योंकि चाइना वो चीज अगर पनपाने की कोशिश करेगा तो फिर वो डायरेक्ट होगा शिनजियांग पर भी। और चाइनीज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहती है कि 4 चीजों पर दे कैन गो ऑन वॉर, और वो 4 है ताइवान, शिनजियांग, साउथ चाइना सी, एंड आई एम फॉरगेटिंग वन मोर, देयर इज वन मोर। 4 चीजें हैं जिसके ऊपर वो वॉर पे जा सकते हैं। तो शिनजियांग को जेपोर्टाइज नहीं करेंगे आतंकवाद फैलाकर वो। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए स्थितियां कोई खराब नहीं है। जी डॉक्टर साहब और राम जी, आप अगले सवाल की तरफ जाएं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप दोनों 2 वीडियो देख लीजिए प्लीज, और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड होगा। मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देती हूँ 2 वीडियो प्लीज। मनु, वीडियो नहीं दिख रहा। अभी दिखा रही हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं सेट कर रही थी उसको। जी जी, ये देखिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये आपने वीडियो देखी, इसके साथ ही एक और वीडियो है जो पिछले दिनों खैर हमने ढंग से देख नहीं पाया। क्या था उसमें? मैं ढंग से देख नहीं पाया। जी, उसमें नारे लगाए जा रहे हैं, हु मेड तालिबान पाकिस्तान। ये कनाडा का वीडियो है और ये 14 अगस्त जब पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है उस दिन का ये। इसके साथ ही एक और जो है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो अफगान कम्युनिटी है वो हर देशों में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रही है। डॉक्टर साहब काफी मुखर आवाज में है कि इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। मैं अगली 2 वीडियो और आपको दिखाना चाहूंगी अगले सवाल से पहले। जी, तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान Pakistan stop killing Baloch people, Pakistan stop killing Baloch people, Pakistan stop killing Baloch people, Pakistan stop killing। ये बलूचिस्तान वालों का अपना सेम डे को ही प्रदर्शन था डॉक्टर साहब। और उसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जब अमेरिकी विमान पैसेंजर्स को लेकर जा रहे थे, जिनको वो रक्षा कर रहे थे एक तरह से, तो पूरा एयरपोर्ट को अफगानियों ने घेरा हुआ था। और हमने वो भी बड़ी तेजी से देखा कि किस तरह से वो एरोप्लेन पर चढ़ रहे थे या भाग रहे थे कि जैसे रोड पे किसी बस को रोका जा सकता है। ऐसे हालात पर हम जब चर्चा करना चाहेंगे, आप वो वीडियो और एक बार देख लीजिए। 2 वीडियो दिखाती हूँ, एक वो जो एयरपोर्ट का सीन है और दूसरा वो जब पाकिस्तान का
बॉर्डर का जो दरवाजा खुलता है और जो अफगानी लोग बाहर सीमा पर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अलग अलग देशों में एंटर करने का, तालिबान की के डर से कि आने वाले दिनों में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है कि हम शरिया लाएंगे, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, बच्चों का किस तरह से होगा, किस तरह से तालिबान रूल करेगा, जो उनके माइंड में एक डर और खौफ है जिससे वो भाग रहे हैं तुरंत। तो ये 2 वीडियो और देखिएगा डॉक्टर साहब आप। इसी प्लेन से डॉक्टर साहब एक मशहूर फुटबॉलर अफगानिस्तान का जो 19 साल का युवा खिलाड़ी था वो भी ऊपर से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। और उसके साथ साथ जो अभी हाल ही में दरवाजा खुला, अभी 1 दिन पहले ही का, तो देखिए सर ये ऑर्डर मिले ये जोर से जोर से ये कम से कम 8,000 10,000 बंदा। जैसे कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने वीडियो देखी, आपने हालात का अंदाजा लगा लिया है कि जिंदगी ये मतलब हो सकता है किसी के लिए ये सिर्फ एक न्यूज हो या कुछ भी हो, लेकिन एक तरफ जहां वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को तालिबान बनाने के लिए एक्सपोज किया जा रहा है, वहीं पर अफगान शरणार्थी लोग अपने देश से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने जा रहे हैं। और जिस तरह के हालात थे, कितना मुश्किल होता अपना घर बार सब कुछ छोड़ना, परिवार को छोड़ना और एक दूसरे ऐसे देश में शरण लेना जो ऑलरेडी आतंकियों के लिए एक शानदार ख्वाबगह के एक तरह से शानदार शेल्टर की तरह काम कर रही है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त में एक्सपोज भी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये किस तरह के हालात होंगे? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील पिक्चर्स हैं, भले ही इनमें कहीं कोई कुछ और नहीं हो रहा हो, लेकिन जीने के लिए, कुछ पलों की जिंदगी के लिए जब आम इंसान जब भागता है तो उसका क्या कसूर है? सियासी लेवल पर या वेपन्स फैक्ट्रीज लगा लीजिए, सुपर पावर्स की अपनी ईगो और अपनी जंगों के बीच इनका वजूद कहाँ डॉक्टर साहब? देखिए, आम आदमी तो हर जगह पिसता है मनु, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां जो करती हैं उसमें भी पिसता है, जो सरकारें करती हैं बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसमें भी पिसता है। अभी हमने शायद स्वीडन के बारे में खबर पड़ी थी कि दे वांटेड टू बॉम्ब द अफगान सिटीजन्स,
टू सेल देयर प्लेन्स। तो ये सब भी होता है दुनिया में। तो हम कई बार देखें कि हथियार के व्यापारी जो होते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। अल्टीमेटली अंततोगत्वा कॉमन आदमी, और उसमें भी जनरली जो गरीब आदमी होता है सबसे निचले स्तर का, वो ही सबसे ज्यादा परेशान होता है। और ये जो दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं उसी प्रकार की तस्वीरें हैं। लेकिन अब मैं इस पर डिप्लोमेटिक लेवल पर आऊं और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर आऊं, तो जो पाकिस्तान ने आईएसआई से बोया है, जो बोया है उन्होंने, अब वो काटने का टाइम आ रहा है। देखिए ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में है, उस पाकिस्तान में है जिसकी खुद की इकोनॉमी डाउन ट्रोडन है। दूसरा, यदि कुछ क्राइसिस और बढ़ती है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो फिर वापस से इन्फ्लक्स बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान लेने की कैपेसिटी में है, यह भी सोचना होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा खतरा क्या बनता है पता है मैनू? अब ये जो तालिबान के लड़ाके थे, जितने भी थे, 70,000 थे, 1 लाख थे, 1.25 लाख थे, किसी को एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है ऐसे लोगों का। और उसके अथवा जो अफगान नेशनल आर्मी एएनए थी, जो लोग अब उसमें से कुछ तो हो सकता है कि तालिबान की रैंक्स में उनकी आर्मी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन जो कहीं जगह नहीं पाएंगे, चाहे वो तालिबान के लड़ाके हों जो पे बेसिस पे काम करते थे, या फिर अफगान नेशनल आर्मी के लोग हों जो प्रशिक्षित सोल्जर हैं, वो उसके अलावा उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? अब ऐसे में बहुत चांसेस बनते हैं। डू नॉट फॉरगेट कि आईएस जो बना था वो इराक में क्यों बना था, वो कैसे बना था, क्यों तो नहीं बोलूंगा लेकिन कैसे बना था। उसमें एक बहुत बड़ा तबका जो था वो अलकायदा का भी था, प्लस सद्दाम हुसैन के जो फौजी थे जिनको बिल्कुल आउट कर दिया गया था किसी भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट से, वो एम्प्लॉयमेंट कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनको आता एक ही काम था, वो था बंदूक चलाना और जंग लड़ना। तो वो आईएस चले गए। इससे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही देखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था जर्मनी में, जिस तरह से जर्मनी को डिसआर्म किया था, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। उनको कहा गया था कि अब आप जो है वो आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते। तो अलग अलग जैसे गुट बन गए थे, हथियारबंद, और फाइनली वो जो गुट थे वो सब मिलकर ऐसे बना जिससे हिटलर का राइज हुआ। उसके बाद उसमें से ही जो एलिटिस्ट थे वो एसएस बने। तो बाकी सब हिस्ट्री है जो हमने देखी है। तो इसमें भी एक संभावना ये बनती है कि आईएस केपी जो है उसमें बहुत सारे तालिबान के लड़ाके जो या तो हार्डलाइनर हैं और जिनको कुछ मॉडरेशन यदि करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जमेगा, तो उसमें जा सकते हैं। या जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जो लड़ाके थे केवल इसके अलावा कोई काम नहीं जानते, चाहे वो अफगान नेशनल आर्मी के हों या तालिबान के हों, वो फिर आईएस केपी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कि उनको किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट मिले, लूट का माल मिले, जो भी हो। तो और आईएस केपी जो है उसके तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी संबंध है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वही करना चाहेगा पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। तो उसके बाद पाकिस्तान में किस प्रकार का वातावरण बन सकता है, आप ये सोचने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, और फिर एक नई खाना जंगी जो सिविल वॉर की स्थिति बनती है वह डेवलप हो सकती है। तो अब जो बो रहे हो आपने अच्छा नहीं बोया है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। अब रही बात जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अलग कैपिटल्स में, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्या यूएस हुआ या ग्रेट ब्रिटेन हुआ कुछ कर रहे हैं उसको पाकिस्तान के खिलाफ? हम सोचते हैं कि एक ट्विटर पर कैंपेन चली थी सैंक्शन पाकिस्तान, तो भैया जब सैंक्शन पाकिस्तान होना था तो सबसे ज्यादा हो सकता था जब वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अहमदाबाद में मिला। लेकिन जब यूएस ने, ब्रिटेन ने या यूरोपियन नेशंस ने पाकिस्तान को उस समय सैंक्शन नहीं किया, तो तुमको क्या लगता है कि अब करेगा? और मुझे तो ये भी लगता है कि आई डोंट नो, हाँ अभी मैं फॉर श्योर भी नहीं कह सकता, जितना मेरा एनालिसिस है वो एनालिसिस भी श्योर नहीं है इस पर, कि अभी जो कुछ दिन पहले एक व्हीकल के ऊपर जिसको बताते हैं कि उसके अंदर काफी वेपन किट था और उसके ऊपर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया काबुल में जिसमें बच्चे भी मारे गए, तो वो ड्रोन कहां से निकला था? क्या वो कतर से निकला था या यूएई से निकला था तो ईरान पार करके गया, ईरान पार करने नहीं देगा उसको, या फिर वो 20-25 घंटे तक फ्लाइट भरी उसने और फिर आया? तो यदि टेक्निकली 40-43 घंटे तक ड्रोन उड़ सकते हैं, लेकिन
क्या फिर वो एम्यूनेशन कितना भारी कैरी कर सकते हैं, ये सब भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। तो हो सकता है ये जो ड्रोन हो, दो संभावनाएं बनती हैं, या तो पाकिस्तान से उड़ा, जिसको जो इमरान खान की सरकार डिनाई करेगी, या हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि उस समय काबुल एयरपोर्ट अमेरिकन के हाथ में था, तो कुछ ड्रोन्स उन्होंने वहां रखे हो, वहीं से उड़ा हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के माध्यम से उड़ा था, तो फिर ये लगता है कि आगे भी इस प्रकार की कोई ऑपरेशंस होंगे, तो वो पाकिस्तान के संसाधनों को उपयोग करके होंगे। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को क्या सैंक्शन करेंगे वेस्टर्न पावर्स? नहीं करेंगे। और लेकिन साथ में मैं एक चीज और भी कहता हूं, यदि पाकिस्तान की वायु सीमा को उपयोग करते हुए भी या उनकी बेसिस को उपयोग करते हुए भी अमेरिका या वेस्ट कोई ऐसे काउंटर ISIS ऑपरेशन करता है वहां अफगानिस्तान में, तो वो सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ISI पहले से ही इंफॉर्मेशन लीक कर देगी। तो हो सकता है कि जो आपको दिखे कि एक ट्रक जा रहा था, ट्रक को उन्होंने फोड़ दिया या घर को फोड़ दिया, वो खाली ट्रक हो या खाली घर हो, और मूर्ख बना दिया गया हो अमेरिका को या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि जो 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग की, वो उसी दिन हार गया था जिस दिन उसने एज अ अलाय पाकिस्तान को बनाया था। क्योंकि वहां से यदि कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो ISI डेफिनेटली लीक करेगा, क्योंकि ISI की ही पैदाइशें हैं ये सब, चाहे वो ISIS KP हो या तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो, ये अलग अलग नाम है। आइडियोलॉजी तो सबकी ये एक ही है डॉक्टर साहब। आइडियोलॉजी से भी ज्यादा मैं दूसरी चीज कहता हूँ, इसमें आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें पेरेंट एक है, और वो पेरेंट का नाम है ISI। और दुनिया में जहां भी आतंकवाद फैलता है, उसमें आप अगर 90% आतंकवाद को ट्रेस करना चाहोगे तो वो ISI के हेडक्वार्टर से निकलता है। लेकिन क्या ISI को कभी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया? फॉरगेट सैंक्शनिंग पाकिस्तान, में बोलता हूँ आर्थिक सैंक्शनिंग भी भूल जाओ। क्या ISI के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? सब जानते हैं कि आर्मी बेस के पाकिस्तान आर्मी बेस के पास में ओसामा बिन लादेन का घर था। क्या ISI को नहीं पता था? डेफिनेटली पता था मैडम। क्या लश्कर जनवी जिसके संपर्क संबंध जो है डेफिनेटली ISIS से हैं, क्या वो तालिबान द्वारा, वो ISI द्वारा बनाई गई नई एजेंसी है? डेफिनेटली है। क्या तालिबान के जो लीडर्स थे जब अमेरिका से वॉर चल रही थी तो उनकी पनाहगाह और दे केम फॉर ट्रीटमेंट फॉर रिक्रिएशन देयर इन पाकिस्तान? क्या ये बात अमेरिका नहीं जानता, ये वेस्ट नहीं जानता, ग्रेट ब्रिटेन नहीं जानता? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़े से लोग जो है बेचारे ये पेन कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे तो होगा? कुछ नहीं होना है। अगर होता तो मैं बोलता हूँ ये लोग ये नहीं, इन लोगों में, आई शुड नॉट यूज द वर्ड मनु, दे डोंट हैव द बॉल्स। अगर इफ देयर हैविंग बॉल्स तो जब ओसामा बिन लादेन मिला था वहां पर एबटाबाद में, तभी सैंक्शन लग जाते। बिल्कुल। राम जी, आपका कोई सवाल है डॉक्टर शेख से? डॉक्टर शेख, जो आपने बताया कि सारी जड़ ISI ही है, ये बात शायद सही हो, लेकिन जो इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिर्फ कोई IS है, या जो ये क्या बोले अल शबाब है, हक्कानी नेटवर्क है, वो दुनिया भर के पता नहीं कितने हैं जो बहुत बहुत सारे देशों में ये काम करते हैं। तो सिर्फ ISI तो वैसे ही भिखारी मुल्क के अंदर है, वो इनको फंडिंग कहाँ से करती होगी? इनके पीछे जो भी बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री होंगे, अरब राष्ट्र होंगे, वहां से वो स्टेट की तरफ से तो नहीं आता होगा, लेकिन ये जैसे हमारे यहाँ NGO चलते हैं या जो पैसे वाले लोग कुछ डोनेट करते रहते हैं, ऐसे अरब देशों के अंदर भी होंगे, जिनके आधार पे तो इतने बड़े बड़े इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। सिर्फ ISI ही इसके लिए या पाकिस्तानी इसके लिए जिम्मेदार है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, अब थोड़ा सा इसकी, यदि आप इसकी इतिहास में जाएंगे तो जब सोवियत संघ ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो मुजाहिदीन को जो बनाया गया था वो CIA विथ अमेरिकन आर्म्स, और उनकी ट्रेनिंग थी सऊदी अरब से खूब
को चैनल करती थी और वहां से अफगानिस्तान में जो नेटवर्क रुक गया था। जंग ये मुजाहिदीन के और यूएसएसआर के बीच 1 दशक तक चलती रही और केवल अफगानी नहीं थे, उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आता था, सऊदी अरब से आ रहा था, कुवैत से आ रहा था, अन्य अन्य देशों से आ रहा था, सोमालिया से आ रहा था, अरब फाइटर्स खूब सारे ज्वाइन कर रहे थे। और उसको करने के लिए क्या किया गया था कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर खूब सारे फंडामेंटलिस्ट मदर से जो एक्सट्रीमिस्ट थे अपने व्यू में, तो कभी ऐसे अरब में भी नहीं चलते थे, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन वाले मदर से सऊदी फंडिंग से खोले गए एंड राइट अंडर द नोज ऑफ द CIA। दुनिया भर को पता है कि क्योंकि उस समय यूएसएसआर को हराना था तो ये किया गया था। और जब आप होता है ना कि एक बार आप दानव को पैदा करते हो तो वो दानव की रीच बहुत ज्यादा होती है। जब वो अफगान की जंग खत्म हो गई तो ये लोग अपने अपने कंट्रीज में गए। उसके बाद जो हुआ सबने देखा कि उन कंट्रीज में भी इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो थी उसका विस्तार हुआ। तो फिर ये क्या होता है कि एक डोमिनोज इफेक्ट जो होता है और अल शबाब वगैरह की कमाई के बहुत सारे स्रोत बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो पायरेसी भी करते हैं। ISIS ने किया कि जब उन्होंने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पे कब्जा किया था तो उन्होंने तेल निकालकर यूरोपियन मार्केट में वाया टर्की और वाया दूसरे देश 2 नंबर की आधी से भी कम प्राइसेस में तेल बेचना शुरू किया। उससे भी बहुत पैसा कमाया गया, बैंकों को भी लुटा गया। तो ये सब भी हो सकता है कि कुछ NGOs भी डेफिनेटली होंगे, सरकारें नहीं होंगी, लेकिन एक जो दानव पैदा किया गया अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर, जो मुजाहिदीन तैयार किए गए और ग्लोबली मुजाहिदीन बुलाए गए क्योंकि उस समय सोवियत संघ को हराना था, तो उसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन तो आते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म वे में कोई भी गलत काम करोगे तो उसका लंबा समय तक आपको दाम देना है और उसका दाम पूरी दुनिया ने दिया है। वेस्ट चाहता था कैसे भी कोल्ड वॉर जीते और उसके बाद जो जिस तरह से यूएसएसआर क्रम्बल हुआ, क्योंकि जिस तरह से उसने फाइनेंसेस पोर इन किए थे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गए, तो उसके बाद हमने देखा कि वो अपने फौज के पैसे नहीं दे पा रहा था। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे उसके बहुत सारे रिपब्लिक्स थे, बेलारूस था, यूक्रेन था, जो उसके अंदर यूएसएसआर का हिस्सा थे, उनको फाइनेंस जो किया करता था रशिया मदर कंट्री, वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद किस प्रकार के विद्रोह शुरू हुए, वो पूरा के पूरा भड़बड़ा के सिस्टम गिरा। ईस्ट यूरोप पूरा कम्युनिज्म मुक्त हो गया। लेकिन कम्युनिज्म मुक्त हुआ, कम्युनिज्म गिरा, इधर आतंकवाद जन्मा, क्योंकि हमने आतंकवाद का अर्थात CIA ने, वेस्ट ने, सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने बीज डाल दिया अफगानिस्तान में। वो बीज जो था वो पूरे अरब ममालिकों में फैला। जी राम जी, आपका कोई अगला सवाल है? नहीं मैम, अभी फिलहाल मेरे एंड पे कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी, मैंने आपका मैसेज तो पढ़ लिया तो पा था रहा हूँ, लेकिन समस्या का ज्यादा हो रही है। रेनी सीजन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल वो मैं समझ पा रही हूँ। उसका इंटरनेट इशू तो कहीं ना कहीं रहता ही है। अक्सर जब मैं भारत से कई जगहों से प्रोग्राम करती हूँ तो हमारा बीच बीच में ब्रेक रहता है वो, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, पूछते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सियासत और भारत के नजरिए से जब हमारे नागरिक सोचते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अवेयरनेस होनी भी चाहिए। डॉक्टर गुलरेज शेख ने पूरी तरह से कोशिश की है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अभी देख पा रहे हो तो आप एक वीडियो देखिएगा। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सैनिक गए हैं तो वो बहुत सारे वेपन्स वहीं छोड़ गए हैं, और उन वेपन्स का अभी कल का ही वीडियो आपने देखा होगा। एक हेलीकॉप्टर से एक ऐसे शख्स को लटका के दुनिया भर में वो किया गया। वो मैं वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकती क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरह के मोर सेंसिटिव कंटेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सोशल नेटवर्क की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि बहुत सारे अफगानी लोग जो बाहरी मुल्कों के लिए काम कर रहे थे, चाहे कोई ट्रांसलेटर था या कोई और था इस तरह का, तो वो किस तरह की स्थिति उनकी है, क्योंकि हम ना अमेरिका ना ब्रिटेन, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इन कंपनीज के लिए काम करते थे और अभी भी वो अफगानिस्तान में ही फंसे हुए हैं। और अफगानिस्तान तालिबान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है उनको घर घर ढूंढने की। तो इसी पर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो है जिम बैंक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके हवाले से मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी, फिर मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि ये एक्चुअल में क्या है और क्या इसमें स्थिति हो सकती है। तो आप उनका बयान सुनिए एक बार।
My job there was as a foreign military sales officer. So I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. I'm going to read to you what is so painful for me and so many other Afghan veterans who served in that capacity and others who served as a part of the train, advise, and assist, equip effort in helping the Afghans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. And here's what we just learned again in the briefing that we just walked out of, is this administration still has no plan to get this military equipment or these supplies back. जी डॉक्टर साहब, आपने सुना जिम बैंक का जो स्टेटमेंट और जिस तरह से उन्होंने बताया, ये तो एक छोटा सा अंश हमने लिया था, उसके अलावा भी टैंक और जो भी चीजें वहां छोड़कर अमेरिकी सेना गई है। तो एक तो ये बड़ा सवाल है कि तालिबानियों के लिए बना बनाया एक जखीरा मिल गया है एक तरह से, उसके साथ साथ जिन अफगानी लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काम किया, अमेरिका के लिए काम किया, वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और आज या कल या कभी भी आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसमें, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। और जब वो बात करते हैं, जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया था वो अमेरिका से बात करते हैं अगर, तो उन्हें फीडबैक दिया जाता था आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड नहीं थे, आप किसी दूसरी कंट्री के थ्रू हमारे तक आए थे। तो इन लोगों की जो जिंदगी उलझी हुई है इस स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में तालिबान क्या कर सकता है? वेरी टफ टू से, लेकिन एक उम्मीद मुझे बहुत बड़ी है और मैं चाहता हूं कि मैं निराश हूं, लेकिन मुझे उम्मीद बोले कि क्या बोले, वो शब्द में सही चयन नहीं कर पा रहा कि तालिबान इनको मारेगा और इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंट्रीज की है। केवल हम अमेरिका को ही दोषारोपण क्यों करें? जिस प्रकार से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा बातें करते हैं ग्लोबल स्टेज पर, उन्होंने अपने स्टाफ को, एम्बेसी स्टाफ को, फॉरगेट एवरीबॉडी, एम्बेसी स्टाफ को बिना बताए भाग गए वहां से, तो उनके फोन तक ब्लॉक कर दिए, उनकी ईमेल एड्रेसेस सब ब्लॉक कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। दे हैव टू फेस देमसेल्फ। मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूं कि कोई कुछ नहीं करने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सच कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी भी उधर बात हो रही है। एक प्रोग्राम मैंने किया भी था। आने वाले दिनों में एक दो और प्रोग्राम मैं उनके साथ लाइव सेशन करने वाली हूँ कि वो किस स्थिति में है वहां पर, और उनके पास ना कोई पेपर है ना कुछ और है। वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह से छिपते फिर रहे हैं, और वो अकेले हों तो एक लेवल तक बात समझ भी आती है। परिवार वाले लोग हैं, परिवार के साथ कहाँ कितने दिन तक इधर उधर मूव ऑन करते रहेंगे? तो वो सब हर वक्त 24 घंटे वो जगे रहते हैं, हर इस डर के साए में कि आसपास देखते हैं कि कहीं कोई तालिबानी लड़ाका ना हो, कोई सूंघता हुआ ना आ गया हो, कोई घर पे नोक ना कर दे, इस तरह की। तो स्थिति बहुत खतरनाक है उन लोगों के लिए। और नोबडी नोज कि जो आपने कहा अभी कि ये होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो माफी तो किसी को भी नहीं देंगे, जिस तरह से वो अभी पिछले कुछ दिनों में ही कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद से आज 1 सितंबर ही हुआ, उसके बावजूद कितने इतने इंसिडेंट हमारे सामने आ चुके हैं, इतनी सारी वीडियोस हमारे सामने आ चुकी हैं कि हालात किस तरह की बदलती जाएंगी। डॉक्टर साहब, आने वाले कुछ दिनों में एक बात और बताओ मनु, क्या आपको लगता है कि ये बहुत अनुशासित है? यदि चलिए इनका जो सेंट्रल कमांड है वो यदि दुनिया भर का रिकग्निशन चाहता है और इस प्रकार के कर्तव्यों से बचना चाहता है और थोड़ा सा
मॉडरेट लाइन ले रहा है। तो जो इनके कमांडर्स ऑन ग्राउंड हैं क्या इतने अनुशासित हैं? मुझे नहीं लगता कि अनुशासित है। कोई इनको फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग उस प्रकार की नहीं है जो अनुशासन एक प्रोफेशनल मिलिट्री करती है। तो मुझे लगता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन तो होंगे, बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। जी बिल्कुल, अनुशासन की तो खैर ये शब्द उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, और यही वजह है कि पिछले दिनों 98 कंट्रीज ने संयुक्त बयान भी जारी किया था जिन्होंने जो तालिबान से एक तरह से डील की है। यह अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को निकालने के लिए ये वार्तालाप हम जारी रखे हुए हैं, लेकिन क्या अब 31 अगस्त लास्ट डेडलाइन भी जा चुकी है, तो अभी भी हालांकि तालिबान श्योर तो कर रहा है कि वो सपोर्ट करता रहेगा जो अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन कितना सपोर्ट करेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। डॉक्टर साहब, अगले कुछ दिनों में तालिबान की सरकार बनने वाली है, आपको क्या लगता है कि कौन वो सुप्रीम लीडर होगा? वो पूछ रहे थे जो वेपन्स उनको मिला है उसके विषय में कुछ पूछ रहे थे। जी जी जी, देखिए, वेपन्स तो डेफिनेटली इनको डिस्ट्रॉय कर देना था, जैसा कि अभी काबुल एयरपोर्ट पर इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, निष्क्रिय करके गए जो हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स और हमवीज को। लेकिन मुझे लगता है कि रिपब्लिकन ने जो प्रेस वार्ता की, डेमोक्रेट के ऊपर छिटाकशी की, इस हमाम में सभी के वस्त्र बराबर हैं, सबने बराबर वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि तालिबान से बातचीत करने की प्रक्रिया तो रिपब्लिकन ने शुरू की थी, और अंत तक जो ज़ल्मे खलीलजाद थे, जो अमेरिकन डिप्लोमेट जो ये वार्ता करवा रहे थे कतर में, तो वो रिपब्लिकन्स लाए थे, ट्रंप प्रशासन लाए थे, और उसको जो बाइडेन ने ही कंटिन्यू किया। तो सबने बराबर रूप से कपड़े पहन रखे हैं, किसी के कम या किसी के ज्यादा नहीं दिखते। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा एग्जेजुरेशन भी हो कि $80 मिलियन का अस्त्र शस्त्र है वहां पर, लेकिन अस्त्र तो आया है उनके पास बहुत सारी वेपनरी आई है, ट्रांसपोर्ट चॉपर्स आए हैं, कुछ प्लेन्स भी आए हैं। इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो किस पर होगा? हम दोनों मद्देनजर बात करें, हम कश्मीर के मद्देनजर से भी बात करें और दूसरे मद्देनजर से भी करें, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होना है वो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को होना है, जो पंचशील से रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कश्मीर में इसका कुछ फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं करना। तो आपको क्या लगता है कि जो एंटर होते हैं आतंकवादी, क्या वो हेलीकॉप्टर लेके एंटर होते हैं या वो हवीज से होते हैं? नहीं होते। क्या उनके पास कभी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की अभी तक कमी रही? पाकिस्तान ने उनको सप्लाई की है। वो AK-47 रखते थे, वो अमेरिकन रख ले। कोई ऐसी बुलेट नहीं है उसमें कि मैजिक बुलेट हो और कि वो जाकर कहीं से भी ट्रेस करके मारती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत नाइट विजन गॉगल्स का यदि कुछ आते हैं इनके हाथ में यहाँ कश्मीर में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रात में अटैक करने की संभावनाएं बढ़ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट भी था ना मानो, कोई बहुत जिसको कहते हैं हाई फाई इक्विपमेंट नहीं है। क्यों कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि तजिकिस्तान जैसी कंट्री जिसके पास केवल एक स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की, उसने अफगान प्लेन जब वहां की उनकी एयर स्पेस पे एंटर होता है तो दे शॉट इट डाउन। तो ये जो वेपन, ये काउंटर इंसर्जेंसी के लेवल पर जो एयरक्राफ्ट हैं या जो चॉपर्स हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दे आर नॉट मेड टू चेंज द वॉर गेम। ऐसा वेपन नहीं छोड़ के गया अमेरिका, हालांकि नहीं छोड़ के जाना था। तो इससे आप सोचे कि इंडिया को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी और राष्ट्र को कोई, इंक्लूडिंग तजिकिस्तान जैसे छोटे कंट्री पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ना है। ये जो गन्स हैं ये टारगेटेड है और जीना थोड़ा दुर्भर करेंगे अमरुल्लाह सालेह जैसों का, नॉर्दर्न अलायंस का, जो पंचशील से लड़ रहे हैं। उनके अलावा किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप बताओ ना कि क्या 70,000 ट्रक से कोई कंट्री डर रहा है? नहीं डर रहा। क्या हमवी से डर रहा है? क्या असॉल्ट राइफल से डर रहा है? नहीं डर रहा। जो बेसिक प्लेन्स हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी के लेवल के प्लेन्स हैं, उससे कोई फौज को शूट करना, फौज तो शूट कर सकती है, इजीली गिरा देगी उनको। तो ये जो है इनके हाथ लगे हैं, जो इनको, जो दूसरे फ्रैक्शंस रहेंगे वहां पर, उनसे लड़ने में इनको थोड़ा अपर हैंड देंगे। और मैं चाहूंगा, मेरी विश पूरी हो तो बहुत अच्छा है कि ये ISIS या ISI KP के ऊपर यूज हो तो बहुत अच्छा है।
ये तो मतलब खैर आपस में फाइट तो इनकी चलती रहती है। और कांग्रेसमैन ने जिम ने जिस तरह से बोला कि वो बायोमेट्रिक डाटा भी तालिबानियों को मिल गया है, जो अफगानी बाहर काम करते रहे थे तो उनको और इजी एक्सेस हो गया है उन लोगों को फाइंड आउट करना। शुरुआत में मुश्किल लग रहा था। इसके अलावा मैंने अभी भी एक सवाल किया था कि आने वाले दिनों में तालिबान सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है हु विल बी द लीड? क्या उसमें भी आगे फ्रिक्शन आएगा इन लोगों में, क्योंकि इतने सारे ग्रुपों का समूह है एक तरह से, तो वो किस तरह से डील करेंगे? अंतरराष्ट्रीय मंच की तो बात बहुत दूर की है, पहले वो अफगानिस्तान में सरकार तो बनाए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कैसे भी चाहते हैं कि इनको कुछ कंट्रीज रिकग्नाइज करें। और 96 और अभी में एक अंतर दिख रहा है मुझको कि 96 में 3 कंट्रीज ने फटाफट रिकग्नाइज किया था, द थ्री वेयर, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। लेकिन फॉर्मली अभी तक के, हाँ इनफॉर्मली तो पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है उसको, फिर रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, ईरान ने किया है। इनफॉर्मली तो इन लोगों ने किया है, लेकिन फॉर्मली अभी तक किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है। तो यदि ये चाहते हैं इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन, क्योंकि यदि उनको रूल करना है तो दो चीजें होती है मनो, एक चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन चलाना, और दूसरी चीज होती है सरकार चलाना। सरकार चलाने के लिए आपको सैलरी भी पे करना होती है, सब कुछ करना पड़ता है, मैकेनिज्म चलाने पड़ते हैं, ऑफिस चलाने पड़ते हैं। यदि ये करना चाहते हैं, ये वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि ये मत भूलिए कि 96 का अफगानिस्तान में और आज के अफगानिस्तान में फर्क है। 80 to 90% ऑफ अफगान पीपल आर हैविंग मोबाइल, जिसमें मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स हैं। दुनिया के एक हिस्से में क्या हो रहा है उसको उनको मालूम पड़ रहा है, वहां पर बैठे क्या, यहाँ पर क्या है और वहां पर क्या है। तो यदि वे चाहते हैं कि किसी प्रकार का उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, किसी प्रकार की उनको वित्तीय चीजें मिलती रहें, तो हो सकता है कि कोशिश करें कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाने की। और अभी तो देखिए, मैं आपको पिछली बार भी शायद आपसे ही कहा था मैंने बातचीत के दरमियान कि जो बहुत से लोग बिल्कुल गैंगो हो रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस अब लड़ रहा है, और बहुत से इंडियन चैनल्स पर भी चल रहा था कि पंजशीर के 5 शेर और उसके अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम को भी दिखाया था। अब जो खबरें आ रही है, दोस्तम तो वहां जाके काबुल में बैठ गया इनके पास कि उसको भी कुछ दे, ही नीड्स हिज ओन पीस ऑफ मीट इन द गवर्नमेंट। तो यदि अब दोस्तम भी आता है, यदि अहमद मसूद भी किसी तरह से मिल जाएगा, अमरुल्ला साले वोंट, अमरुल्ला साले बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो होता है कंट्री छोड़ के फ्लड कर दे, लेकिन अमरुल्ला साले नहीं मिलने वाला है, आप लिख कर रखिए इस चीज को। लेकिन दूसरे यदि ग्रुप मिलते हैं तो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट यदि बनती है तो अच्छा है। यदि कुछ सकारात्मक होता है तो बेहतर है, लेट अस सी। और लेकिन अभी कुछ कुछ जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद जो मुल्ला बिरादर की बात चल रही थी उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाकर उसको तो फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक काम आ रहा है कि हक्कानी को वहां पर होम मिनिस्टर बना रहे हैं। मतलब आप सोचिए, आईएसआई का सबसे बड़ा आतंकवादी जो है वो होम मिनिस्टर बन रहा है। तो ये भी बहुत सारी चीजें अब ये देखना होगा कि दोस्तम को क्या मिलता है। दोस्तम भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है। देखो, ये सब वॉर लॉर्ड्स हैं। दोस्तम के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप हैं। डू यू रिमेम्बर, बीच में किसी एक बुजुर्ग ने कुछ साल पहले उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, दोस्तम के ऊपर, बुजुर्ग आदमी ने, कि उसने अपने लड़ाकों को कहा था कि रेप हिम एंड मेक द वीडियो। तो और आपने दोस्तम का घर देखा था जब वो तालिबान के लोग उसके घर में घुसे थे, तो वॉज इट अ होम और अ पैलेस? तो इतने गरीब कंट्री में इतना महल था, इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है? ऐसा था कि कि कोई वो ब्रिटेन की महारानी का घर हो। तो इतने गरीब कंट्री के अंदर इतने लेविश जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, और जो कई दिनों की रेप के इल्जाम में जो था वो कंट्री से बाहर था, शायद टर्की में था। फिर किसी तरह से अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने उसको बुलाया था। रेप केस वही था जो बुजुर्ग आदमी के ऊपर उसने अपने लड़ाकों को रेप कर वीडियो बनाने का कहा था। उसने कहा था जब तक रेप करो तब तक खून नहीं आ जाए सब जगह जमीन पर। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो उस सरकार में भी, एंड दिस फेलो वाज also the vice president of Afghanistan for 6 long years. तो अब ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी जिसमें ये सब लोग भी रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक हिंदुस्तान को बेटर वो करना चाहिए। कितने
इसके अंदर रिफ्ट्स आ रही हैं जिसको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितना एक दूसरे के खिलाफ प्ले कर सकते हैं, कितना डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं जिसमें हमको फायदा हो, कितना काउंटर इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं हमारे हित के लिए। तो 6 महीने सब चीजें दिखेंगी, वेट एंड वॉच। जी राम जी, आपका कोई सवाल है? मनु मैडम, आपसे भी पूछना था, डॉक्टर साहब डॉक्टर शेख से भी पूछना था कि अमेरिका ने बार बार एक बात बताई, जो बाइडन ने या जो भी कोई इनके प्रवक्ता रहे, बार बार एक ही बात बोलते थे कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया अफगानिस्तान में। उनकी सबसे बड़ी वजह है वो 2-4 हजार सैनिक मरना। मुझे नहीं लगता था, इनकी बातों से यही लगता था। कोई बोलता था $1 ट्रिलियन लग गया, कोई 1.5 बता दिया, किसी ने $2 ट्रिलियन लगा दिया। मतलब इनकी बातों से लगता था कि ये इकोनॉमिकली वहां पे ज्यादा टूट रहे थे। तो जिस स्टेट की यानी जिस कंट्री की सुरक्षा में ये लोग लगे रहे थे, इतने सारे वेपन उनको दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, और भी कुछ एड सहायता देते होंगे, तो क्या ये अमेरिका स्टेट एज ए स्टेट कोई कॉमर्स या इकोनॉमिकल एक्टिविटी अफगानिस्तान में नहीं करता था, या वहां पे कोई ऐसे स्कोप ही नहीं है कि वहां से कुछ ये अर्जित करते होते? या जो अशरफ गनी की सरकार थी, अशरफ गनी की सरकार क्या इनको इजाजत नहीं देती थी कि कोई 2 पैसा ये भी कमा ले, अपना खर्चा उसमें कुछ वो कर ले, बैलेंस कर ले? क्या ये संभावनाएं थी नहीं, या ये करते नहीं थे, या हुआ ही नहीं ऐसा कुछ? जी राम जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हम 2 जवाब देंगे, इट्स बेटर डॉक्टर साहब आप ही इसका रिप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें खत्म करना होगा, प्रोग्राम बनावर कंप्लीट होने वाला है। देखिए, आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर जब भी कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हो। जब इनस्टेबिलिटी होती है, जब हमले होते हैं, और लगातार आप देखिए 2015-14 में किस प्रकार के हमले होते थे, तो आप उस समय कैसे एक्सप्लॉइट करोगे? और मेरे एक मित्र हैं अभिजीत मित्रा, वो तो कहते हैं कि आप जब वो तो वहां पर रहकर ग्राउंड जाकर अध्ययन किए हैं अभिजीत का ये कहना है कि आप काबुल से 25 किलोमीटर बाहर निकलते थे तो देवर ऑल तालिबान। तो काबुल के अंदर तो मिनरल नहीं मिलेगा, कंधार में तो नहीं मिलेगा, मजार शरीफ शहर में तो नहीं मिलेगा। यदि रूरल एरिया में तालिबान का डोमिनेशन था तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 कंट्रीज थे वेस्टर्न अलायंस के, वो ढंग से अपने ऑपरेशन चला नहीं पाए, और इतना पैसा जो लगा उसको ऑडिट होना चाहिए। मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा? ये तो जो टैक्स पेयर है उनको सोचना चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया। अफगानिस्तान के बेचारे जो टैक्स पेयर थे वो तो पूछ भी नहीं सकते, वहां के सिटीजन तो पूछ भी नहीं पाएंगे कभी। लेकिन कम से कम जो 40 देशों की फौज थी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के सिटीजन को तो पूछना चाहिए कि भैया हमारा पैसा गया कहाँ, ऑडिट तो दो इस चीज का। और गोस्ट सोल्जर्स जो थे, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जिनकी सैलरी जा रही थी, क्या आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था वहां पर? या फिर कुछ डील थी? डील किससे थी? अफगान नेशनल आर्मी के कमांडर से। और इनके लोगों के भी इससे क्यों, देखो अपनी यूट्यूब चैनल क्यों बंद करवा रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, आपके कम शब्दों से ही बात समझ आ जाती है एक्चुअल में। ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए बिल्कुल। और 20 इयर्स में ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि बैकएंड पे अमेरिका यूं ही जाके इन्वेस्टमेंट ना करेगा। ये मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे मेजर स्टेक होल्डर तो अमेरिका है, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी है। और दोनों जगह पर दोनों पार्टीज, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट हो, कंजर्वेटिव हो ब्रिटेन में या लेबर हो, दोनों की सत्ता रही है, दोनों ने निर्णय लिए है। इसीलिए मैं कहता हूं इस हमाम में सबने रबर कपड़े पहने हैं। बिल्कुल, आपके कम शब्दों से ही समझ गए। मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ राम जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अब जब बैकहैंड पे सब आउटर जितनी भी आर्मी थी वो जा चुकी हैं, उन देशों में आवाज तो उठेगी। अपोजिशन कहीं ना कहीं अपनी सरकारों को, या जो इस टाइम में रूलिंग है वो पहले अपोजिशन में होंगे, इस तरह का, तो ये चीजें तो चलेंगी। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि जनता भी सवालात करेगी, और हर कंट्रीज में आने वाले कुछ सालों में 1-1, 1.5 साल के अंतर में कई कंट्रीज में चुनाव भी होगा। नहीं, लेकिन बेचारी जनता किससे सवाल करेगी? वो डेमोक्रेट से करेगी कि रिपब्लिकन से करेगी, कंजर्वेटिव से करेगी कि लेबर से करेगी? नहीं, यूरोपियन जनता बहुत स्मार्ट है डॉक्टर साहब, वो साइलेंटली करती है। वो रिप्लेसमेंट करेगी या जो भी करेगी, वो सवालात तो जरूर करेगी, और नॉट ओनली सवालात करेगी। अरे मनु, रिप्लेसमेंट करेगी तो रिप्लेसमेंट में सबको तो रिप्लेस कर लिया 20 साल में।
हाँ, अल्टरनेटिव अब आए तो वही है जो मुझे एक चीज और बोलने दो। जब मैं कह रहा हूँ कि इस हमाम में सबने बराबर कपड़े पहने और जो नहीं पहने हैं तो फिर तो वो जो है वो तो न्यूडिटी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा दिखा भी नहीं सकते उसको वो भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और राम जी आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे अगले प्रोग्राम में भी आप खुद भी अपने विचार साझा कीजिएगा, हमारे गेस्ट से भी अपने विचार। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट श्रीलंका क्राइसिस, स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, इकोनॉमिक इमरजेंसी, खाने जी की बिल्कुल लाइनें डॉक्टर लगना साहब, शुरू हो गई हैं। जी जी, तो उसी पे अपना डिस्कस कर लेंगे। आने वाले 3-4 दिनों में ही एक और प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर साहब आपके टाइम टेबल के हिसाब से सेटलमेंट करें, क्योंकि आपको सरकार के हिसाब से भी काम करना होता है, सरकारी प्रवक्ता के रूप में आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसके अलावा पार्टी के लिए काम करता पार्टी हूं। सरकार में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं सरकार में मैं। शब्दों को इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए डॉक्टर साहब, सरकार कुछ करेगी तो नहीं, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। उससे ज्यादा एक बात तो बोलूं, मुझे दूसरा भी टाइम देना पड़ता है। मैं संगठन की गाय चराता हूं और अपने घर की रोटी खाता हूं। जी, संगठन की गाय पे मुझे एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ डॉक्टर साहब। हाईकोर्ट ने अभी बयान दिया है, जो आज ही जो बयान आया है, कि जब मुगल भी थे यहाँ पर, मैं तो उनको खैर आतंकी बोलती हूँ एक तरह से, इन्वेडर्स जब थे, तो उनमें से कुछ ने गाय वध पर इस पर कानून भी बनाया था, तो अब सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? सरकार की तरफ से आप क्या पक्ष रखेंगे इस पर? सरकार कर रही है और बहुत सारी चीजों को सरकारों को देखना पड़ता है। और आप ये देखिए कि जिसको काऊ बेल्ट कहते हैं, उस पूरे काऊ बेल्ट में गौ हत्या के खिलाफ कानून है और स्ट्रिक्ट कानून है। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि सरकारें नहीं करती हैं, सरकारें बिल्कुल करती हैं। और आप ये देखिए कि ये सेंसिटिव विषय रहता है, इसलिए मुगल्स ने भी, आई थिंक, बारिंग Babur and Aurangzeb, throughout the Mughal era, गौ हत्या जो थी वो बैंड थी, if I'm not wrong, barring औरंगजेब एंड बाबर। जी बिल्कुल, इसी वजह से शायद ये अब बातचीत के लिए जनता के बीच में हाईकोर्ट लेके आया है। एक श्रद्धांजलि देने दो, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूँ, दारा शिकोह को। उनकी बलिदान दिवस भी इसी हफ्ते था। यदि दारा शिकोह औरंगजेब की जगह शायद देश की सत्ता में होते तो चीजें कुछ और अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। तो मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि हमारे सराउंडिंग क्या हो रहा है, भारत के सराउंडिंग क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी, तालिबान क्या करवट लेगा, और दुनिया भर के देश किस तरह से उनके साथ एक मंच पर आएंगे, नहीं आएंगे, या सिर्फ वेट एंड वॉच। भारत की ही तरह हर देश इसी चीज को अप्लाई करेगा कि वेट एंड वॉच करे, और उसके बाद देखेगा कि तालिबान के साथ किस तरह के मफासात पर, किस तरह के मुद्दों पर बात हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं नए सब्जेक्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत। जय हिंद डॉक्टर साहब, जय हिंद राम जी, और आप बने रहिए हमारे साथ। और आज के प्रोग्राम में मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मैंने मैसेंजर में जब लाइव हम सेशन में हैं तो मैंने लिंक शेयर कर दिया था स्ट्रीम यार्ड का। हो सकता है कुछ दोस्तों को एंटर ना करना आया हो स्टूडियो में। अगली बार जब आप एंटर करें, बस लिंक को क्लिक कीजिएगा और उसमें वो आपसे परमिशन मांगेगा। आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ करके भी आ सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल ना हो चेहरा दिखाने के साथ या बात करने के साथ, आप ऑफ करके उसमें एंटर कर जाइए और हमारे साथ स्टूडियो में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आप खुद भी किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी फीडबैक रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, और जो हमारे गेस्ट होंगे आप उनसे भी डायरेक्ट सवालात कर सकते हैं। तो बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड 360 विद मानव।